बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर हमारी कोशिशें जारी हैं लोगों के मन की बात को समझने की। यहाँ जन आंदोलन हुआ, युवाओं का खास करके गुस्सा जो शेख हसीना की तरफ दिखा, वही गुस्सा मीडिया घरों पर भी फूटा। कई न्यूज़ रूम्स पर हमले हुए। दरअसल यहाँ पर मीडिया के एक बड़े तबके पर आरोप है कि एक तरीके से वो बांग्लादेश की गोदी मीडिया है। उन्होंने पिछले 15 सालों में सिर्फ शेख हसीना का साथ दिया, लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम किया और सही मायने में फोर्थ एस्टेट या वॉचडॉग की भूमिका नहीं निभाई। कुछ ऐसे चैनल जैसे 71 टीवी, उन्हें जला दिया गया। शोमोय टीवी, वहाँ पर भी भीड़ घुसाई 5 अगस्त को और वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की गई। बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से मीडिया पर भरोसा कर पाएगी यहाँ की जनता, और क्या मीडिया को भी आज़ादी होगी कि वो सत्ता पक्ष से सवाल कर सके। अगर कल को बीएनपी या जमात की सरकार आती है या कोई नई सरकार आती है, क्या सही मायनों में यहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता देखने को मिलेगी? यही समझने के लिए हमने बात की प्रोथोमालो के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से और डॉक्टर शाहिदुल आलम, जो कि बहुत ही जाने माने यहाँ के कार्टूनिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट और क्रिटिक हैं, उनसे भी। It is the job of this new government now to contain that and ensure that we return to a credible process. रेवोल्यूशन तो कोई डिनर पार्टी नहीं है ना, जो वहाँ एटिकेट ठीक करके सब कुछ किया जाएगा। तरह तरह की काम होते रहेंगे, तरह तरह के लोगों की तरफ से तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे। A number of media house was attacked, and there is a history of our media because we as a journalist, truth is the basic principle of any media, and some media is very much linked with the government party and government machineries. They only outspoken to government side, government voice, government policy, but in other sense of other reality in politics, in social arena, but they don't bother. बहरहाल बात यूँ है कि ये जो गुस्सा है वह पिछले कई सालों से, पिछले 15 सालों से लोगों में क्या जो कहते कि धीरे धीरे जमा हुए हैं कि पिछले रिजीम जो था, वो रिजीम बांग्लादेश में मीडिया, या जिसे कहा जाता है कि बांग्ला में गणमाध्यम, वो गणमाध्यम नहीं था। वहाँ पर ख़ास करके बस जो रिजीम है उनके प्रोपेगेंडे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। तो लोग ये देखते आए हैं कि पिछले 15 सालों से बस ये रिजीम के पर्पस सर्व कर रहे हैं, रिजीम की बात कर रहे हैं, रिजीम की स्पोक्स पर्सन होके क्या जो कहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर मीडिया उनकी पर्पस सर्व कर रही थी। तो पब्लिक में तो जाहिर है कि इनके खिलाफ गुस्सा होना ही बहुत लाजिम है। लेकिन जो पत्रकार जो शेख हसीना के हुकूमत के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे, उन लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा पिछले कई साल? क्या कहें कि आपको बस एक ही एग्जांपल शायद काफ़ी रहेगा कि प्रोथोमालो जो रिजीम की, खैर कोई मीडिया तो किसी का ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, उसका काम है जो सच है उसी को जाहिर करना। तो प्रोथोमालो भी यही काम किया करते थे। तो हाल ये था कि प्रधानमंत्री जो थे, पीएम जो थे पिछले रिजीम में, उनकी किसी भी प्रोग्राम पे, उनकी किसी भी प्रेस ब्रीफिंग पे प्रोथोमालो के जो मीडिया पर्सन थे वहाँ जाना सख्त माना था, वहाँ एकदम बैन, वहाँ घुस ही नहीं सकते थे। It is not problem only in Sheikh Hasina's government time. Same problem to some extent in previous government also. When BNP was in power, when interim government was in power. पिछले सब इन सत्ता बदल में से अब के जो बार हैं, इसमें एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है। क्वालिटी डिफरेंस इस तरह की है कि इस मूवमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी ने लीड नहीं किया। ज़्यादा के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स लोग इस मूवमेंट को क्या जो कहते हैं कि लीड किए हैं, और बस इसी वास्ते से अब तक, आप ख्याल कीजिए कि अब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक सामने नहीं आए हो कि हम इसको लीड करेंगे, हम सामने सत्ता पे आने वाले हैं। ये सब बातें अब तक तो
खामोश हैं। तो इस पॉलिटिकल मूवमेंट में ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, ये क्वालिटी चेंज पिछले जो दौर थे वो पिछले दौरों में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये जो एक नया चीज़ है, ये जो एक नया क्वालिटेटिव चेंज है, ये सही मायने में अगर कोई क्वालिटेटिव फ्यूचर में भी चेंज लाएगी या नहीं, ये तो खैर अब इंतज़ार ही करना पड़ेगा। पर ये सही है कि हम देखेंगे। लाजिम है कि हम देखेंगे। लेकिन जैसे पत्रकारों के खिलाफ अभी हम सुन रहे हैं कि एखातो टीवी जिसे माना जा रहा था बिल्कुल हुकूमत के साथ थी, उनके 2 पत्रकारों के खिलाफ मर्डर के मामले ठोक दिए गए हैं। तो मतलब ये तो बदले की ही कार्रवाई हो रही है ना कि आप बात यह है कि बात यह है कि 15 सालों से जो होते आ रहे हैं ना, तो वो तो लोगों में तो उसका तासीर रह चुका है। वो पिछले कई सालों से, डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स, वो बस इसी तरह से देख रहे हैं कि इस काम के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए। तो लोगों में भी अब इंतकाम का जो कहते हैं कि मसला वो चल रहा है, ये सही है। किसी भी रेवोल्यूशन के बाद जो माओ सेतुंग ने कभी कहीं ये कहे थे कि रेवोल्यूशन तो कोई डिनर पार्टी नहीं है ना, जो वहाँ एटिकेट ठीक करके सब कुछ किया जाएगा। तरह तरह की काम होते रहेंगे, तरह तरह के लोगों की तरफ से तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे, उनमें से जाके आखिरकार जो हैं, जो होगा वो ठीक होगा, यही हमारी उम्मीद है। लेकिन आप बोल पाएंगे? लाबाजाद हैं। ये तो कहना मुश्किल है। जब बात करते हैं हम किसी भी क्रांति की या रेजिस्टेंस की, उसमें अहम भूमिका होती है आर्ट, कल्चर, पोइट्री, कार्टून्स। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट लिटरेरी कल्चरल आइकन्स डॉक्टर शाहिदुल आलम से, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, कार्टूनिस्ट, अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स। 2018 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का संघर्ष झेला है और जिस तरीके से इन्हें जेल भेजा गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को दिए हुए इंटरव्यू के बाद में शेख हसीना पर इन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे। 107 दिन सलाखों के पीछे बिताया था डॉक्टर आलम ने। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Good to be with you. Yeah. अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि हम इस खूबसूरत आपके गैलरी में हैं, ड्रिक गैलरी में। यहाँ मेरे पीछे मैं एक अभी भी कार्टून देख रही हूँ, स्टेप डाउन हसीना, शेख हसीना के कार्टून को। आर्ट को जब हम यूज़ करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी क्या अहमियत होती है? हाउ डज़ इट चेंज द मूड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि इसमें हमने देखा है प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, मिलेनियल्स हैं। हाउ डज़ इट गेट यूज्ड एज अ टूल देन? Art is very powerful in terms of how it reaches into parts that others cannot reach. I mean, factual information gives you data. It doesn't move you. And I think at a situation like this, that is very, very important. The fact that there was so much emotion involved, there was so much passion. And if you think of the resistance that's taking place, really what the students had wanted was dignity. And it was dignity that was denied. Of course, there was this pent-up anger for so much, for so long. What these cartoons have been able to do is, in a way, crystallize all of that into visual, tangible forms. देखिए, ये ना एक जो कार्टून है, मैं आपको बताऊं, इसमें बंगाली में लिखा हुआ है तू ही राजा कौर। और ये भी एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था इस प्रोटेस्ट का, जब शेख हसीना ने बच्चों को कहा कि आप रज़ाकार हैं, जो कोलैबोरेटर्स थे, ट्रेटर्स थे 1971 के युद्ध के, जिन पर आरोप लगता है कि आपने देशद्रोह किया, पाकिस्तान मिलिट्री का साथ दिया। एक ऐसी पीढ़ी को रज़ाकार बुलाना जिस पीढ़ी का जन्म कई दशकों बाद होता है, और उस पीढ़ी ने कहा कि हम रज़ाकार हैं। सो ये क्योंकि देयर वाज एन इमेज दैट वाज बीइंग पेंटेड कि ये तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं हैं, ये तो बैक्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये तो बैक्ड बाय पाकिस्तान है, चाइना है, बीएनपी है, जमात है। How are you reacting in सारे accusations? Well, that is the propaganda that Army League has used throughout. They have no credibility. They were not elected leaders. They were not representatives of the people in any way. But this was the trope that they fed. And sadly, this is also the version that a large part of Indian media has taken on board and continues to propagate today. This was a people's movement, very much a people's movement. And in fact, once they were called Razakars,
their demand was not even change of government, but that she should apologize. And she did not. I mean, her hubris didn't allow her to do that. So it was very much, initially it began as a movement for quota, but then it became a fight for dignity and a fight for freedom. Sir, you mentioned Indian media. There is of course a poster cartoon here जो प्रोपेगेंडा की बात करता है कि ये जमात BNP है, स्वाधीनता विरोधी है, ये स्वाधीनता के खिलाफ हैं। बांग्लादेशी मीडिया के खिलाफ जिस तरह की अटैक्स भी हुए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद में, 71 टीवी को जला दिया गया। देयर इज अनदर टीवी जिससे कहा गया कि आप अलाइन थे विद शेख हसीना। क्या मीडिया पर कोई भी हमला इस तरीके से क्या सही है? और मीडिया की इस वक्त सबसे बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट जो है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बांग्लादेश में, वो क्या है? There shouldn't be any attacks. There shouldn't be any vigilante action on anyone. There are people who've been hugely problematic in terms of how they've dealt with this situation, and there needs to be a rigorous, thorough, and just response, which is not just for media, but also for the people who played along with that. These are issues we need to handle. Part of the problem is we do not yet have a fully functioning bureaucracy. Not everything else is in place. A lot of the police have fled because of fear of retribution, understandably. But it is the job of this new government now to contain that and ensure that we return to a credible process, credible judiciary. बांग्लादेश में आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है आज नेतृत्व के लिए। बहुत सारी वॉइसेस आ रही थी कि डॉक्टर शाहिदुल आलम शुड ऑल्सो लीड। आपको लगता है कि अगर स्टूडेंट्स की कोई पार्टी फॉर्म होती हैं या यू कैन गिव देम एन इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट? I'm a journalist. My job is on the streets to continue to ask questions. I think if I were within any sort of political structure, I would lose that opportunity. And what I like very much is the fact that the students themselves have taken that on as their role. They have 2 representatives in the interim government, but the bulk of the student body, and we're very close to them, have actually said, we are going to be your watchdogs, and that's what's needed. और यहाँ की जो वॉचडॉग्स हैं, प्रेस हैं या इंडिया की प्रेस, सब कॉन्टिनेंट की प्रेस, मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे वापस से रिडीम कर सकती हैं? आर यू स्टिल एंग्री विद शेख हसीना आपके साथ जो हुआ था उसे लेकर? What Sheikh Hasina did to me is not so significant. What it's done to Bangladesh is what is important. And anger is not the right response. I think what we need to work on is rebuilding this nation. It has huge possibilities. We also want to rebuild our relationships with India. But then for that to happen, India too needs to respond appropriately. ठीक है, अभी जो है सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन इस दौरान जिस तरह के जो इंटेलेक्चुअल वॉइसेस हैं, और ये खासियत रही है, आप वेस्ट बंगाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें या बांग्लादेश में अगर हम बात करें, जब कल्चरल आइकन्स, इंटेलेक्चुअल्स, जब उनका मूड बदलता है, जब वो एक वेव बदलता है, तो काफ़ी दफ़ा जो प्रोटेस्ट्स हैं या क्रांति हैं या रेवोल्यूशन हैं, उनके स्वरूप भी बदलने लगते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ढाका के इस ड्रिक गैलरी को अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप ज़रूर आकर यहाँ पर देखें कि किस तरीके से आर्ट का इस्तेमाल हो रहा है देश की राजनीतिक स्वरूप को दिशा देने के लिए। ढाका में मैं स्मिता शर्मा। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.